हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर है। और पॉलिटी सीरीज के इसी लेक्चर सीरीज के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने कवर किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, जिसके अंदर इंडिया और उसके यूनियन की बात की गई है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसके अंदर सिटीजनशिप मतलब कि नागरिकता का जो भी नियम है, किस तरीके से भारत की जो नागरिकता है वो ली जाती है, कौन कौन हमारे यहाँ पे नेचुरल सिटीजन होते हैं, उन सब की बात करेंगे आज हम। और प्रेजेंट समय में जो कंट्रोवर्सी है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिटीजनशिप की तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले फोर फादर्स थे, उनके द्वारा सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो अडोप्ट किया गया था इंडिया के अंदर। यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप की बात नहीं की गई है। अगर आप बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हो और आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश या किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपकी सिटीजनशिप इंडियन है। आप कोई मध्य प्रदेश के यहाँ पे नागरिकता आपको नहीं देती है। और जो सिटीजनशिप का जो ये टॉपिक है, जो ये कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर रखा गया है। यूनियन लिस्ट के अंदर रखने की वजह से सिटीजनशिप से रिगार्डिंग जितने भी कानून बनाने के जो अधिकार हैं वो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लीटली पावर है सिटीजनशिप से रिलेटेड जो नया कानून बनाना है, किस तरीके से अमेंड करना है, कौन हमारे यहाँ पे सिटीजन होंगे, ये सब बनाने का जो अधिकार है, जो पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। क्योंकि सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है। और हमारे यहाँ पे इंडिया ने सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया है, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ करती थी। तो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है इंडियन फ्रेमर्स ने जो अडॉप्ट किया है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है सिटीजनशिप का। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया। अब ये सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से हिस्से के अंदर रखा गया है? तो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 to 11 हैं, जिसके अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, कानून हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। और ये जो सिटीजनशिप के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 5 से 11, इनको हमारे यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर रखा गया है। क्योंकि पार्ट 1 के अंदर बेसिकली आर्टिकल 1 to 4 हैं, वो इंडिया और उसके यूनियन के बारे में बात करते हैं। पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 to 11, वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन इंडियन सिटीजन है, कौन इंडिया का नागरिक है, उसके बारे में बात की गई है। पार्ट 3 बेसिकली आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। वो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सिटीजन हैं, जो हमारे यहाँ पे नागरिक हैं, उनको क्या क्या स्पेशल यहाँ पे राइट्स हैं, क्या क्या विशेष अधिकार हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है पार्ट 3 के अंदर, जो बेसिकली एक जस्टिसिएबल पार्ट भी है। अगर आपका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो डायरेक्टली वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के रूप में। फिर डीपीएसपी को रखा गया है पार्ट 4 के अंदर। वहाँ पे बात की गई है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कुछ एरियाज़ हैं, यहाँ पे भी कानून बनाए। और फिर हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिनको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटी बेसिकली हमारे कंट्री के आप सिटीजन हो, आपको कुछ राइट्स भी मिलती हैं, स्टेट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कुछ कानून बनाने की डीपीएसपी के थ्रू राइट्स आपको फंडामेंटल राइट के थ्रू मिली। सिटीजनशिप आपको पार्ट 2 के थ्रू आर्टिकल 5 से 11 में डिफाइन किया गया है। तो आपकी कुछ ड्यूटी भी बनती हैं, कुछ आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कंट्री के लिए। तो उन सब के बारे में बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, जिसको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह उस समय हमारे यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्हीं की लीडरशिप में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो एग्जिस्टेंस में आई हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, सो सिटीजनशिप को आर्टिकल 5 से 11 के अंदर, आर्टिकल 5 to 11 के अंदर डिफाइन किया गया है।
अब यहाँ पे सिटीजन बनने के काफ़ी तरीके हैं। अगर आपको इंडिया के अंदर सिटीजनशिप है वो एक्वायर करनी है तो उसके काफ़ी यहाँ पे तरीके हैं, जिसके अंदर 5 मेन वे हैं जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर सकते हो। क्या तो आपका जन्म इंडिया के अंदर हुआ हो, बाय बर्थ आप इंडियन होने चाहिए, इसकी वजह से भी आप यहाँ पे इसके थ्रू आप सिटीजनशिप यहाँ पे एक्वायर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो पावर है, जो आपका अधिकार है, जो राइट है, वो आपको मिलती है। बट अगर आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप वहाँ पे बाय बर्थ आपका वहाँ पे सिटीजनशिप होना चाहिए। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आप वहाँ के सिटीजन नहीं होने चाहिए। अगर आपको वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करना है तो बाय बर्थ जो कॉन्सेप्ट है, तो बाय बर्थ अगर आप वहाँ के सिटीजन हो तो आप वहाँ का जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कंटेस्ट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ निमोनिक है, इसका ब्रांड इसका निमोनिक है। ब्रांड के वे में आप याद कीजिए कि ब्रांड के नाम से आप 5 तरीके हैं जिसके थ्रू आप इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो गेन कर सकते हो। तो बाय बर्थ अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हो, आपका जन्म यहाँ पे हुआ है इंडिया की सोइल के ऊपर, तो आप इंडिया के जो यहाँ पे सिटीजनशिप है उसका नेचुरल आपको राइट है। सेकंड है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू अगर आपने रजिस्टर किया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो 7 ईयर यहाँ पे रखा गया है कि 7 ईयर तक आप यहाँ रह रहे हो इंडिया के अंदर, और बाय रजिस्ट्रेशन आप इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको एक्वायर कर सकते हो। सेकंड है स्टूडेंट्स, थर्ड अगर पॉइंट है वो है एक्विजिशन। एक्वायर के बारे में बात की गई है। अगर कोई फॉरेन टेरिटरी है, एक्वायर ऑफ फॉरेन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है, उस टेरिटरी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया जाता है। आप देखिए कि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस है वो 15 अगस्त 1947 के समय हुई। बट आप देखिए कि गोवा का जो रीजन है, दमन एंड दीव का जो रीजन है, इन रीजन्स को लेटर फेज के अंदर इंडिया के अंदर ऐड किया गया है। तो बेसिकली वहाँ के जो सिटीजन हैं वो एक्वायर ऑफ या इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के कॉन्सेप्ट के थ्रू इंडिया के जो सिटीजन हैं वो बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे पोर्तुगीज़ का राज हुआ करता था, पोर्तुगीज़ का रूल चला करता था गोवा, दमन एंड दीव के अंदर में। तो उन रीजन्स को फिर बाद में इंडियन आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन है वो कंडक्ट किया गया और उन एरियाज़ को इंडिया के अंदर ऐड किया गया। तो कोई भी ऐसी फॉरेन टेरिटरी को अगर फ्यूचर के समय में इंडिया में ऐड किया जाता है तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्वायर ऑफ फॉरेन टेरिटरी यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी के इस कॉन्सेप्ट के थ्रू वो वहाँ पे इंडिया के सिटीजन उनको बनाना होगा। नेचुरलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है। नेचुरलाइजेशन के लिए आपको मिनिमम 12 ईयर तक आप इंडिया के अंदर रह रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इंडिया के सिटीजन बनते हो। और बाय डिसेंट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर के हैं, आपके पेरेंट्स अगर इंडिया के हैं और अगर आपका जन्म भी इंडिया के अंदर हुआ है, आप माइनर हैं और फुल एज जब तक आप अटेंड करते हो 18 ईयर्स की, और 6 ईयर के अंदर अगर आप कोई दूसरी फॉरेन कंट्री की जो टेरिटरी सिटीजनशिप है उसको अक्वायर नहीं करते हो तो आप इंडिया के यहाँ पे बाय डिसेंट भी आप इंडिया के जो सिटीजन है वो यहाँ होने का आपको यहाँ पे राइट है या अधिकार है। तो स्टूडेंट्स, ये सिटीजनशिप के कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 5 से 11 के अंदर सिटीजनशिप की बात की गई है। आर्टिकल 5 to 11 की अगर हम बात करें, उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें उनके बारे में, तो आप देखिए कि स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आर्टिकल 5 की, तो आर्टिकल 5 के अंदर बेसिकली इंडियन सिटीजन को डिफाइन किया गया है कि कौन इंडिया का सिटीजन होगा। तो बाई बर्थ जो यहाँ पे है, इसमें डिसेंट की भी बात की गई है कि जिसके पेरेंट्स इंडिया के अंदर बोर्न हुए हैं और उनका जो जन्म है किसी भी एक चाइल्ड का अगर इंडिया के अंदर हुआ है तो वो इंडिया का सिटीजन है। बेसिकली आर्टिकल 5 के अंदर इंडिया के सिटीजनशिप के जो फॉर्मूला हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उन सब की बात की गई है कि बाय बर्थ बाय डिसेंट आप इंडिया के सिटीजन किस तरीके से बन सकते हो। और अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको काफ़ी तरीके की जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, जो प्रिविलेज हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, आप फंडामेंटल राइट्स में देखिए कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको काफ़ी सारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका राइट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, उनका प्रिविलेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आर्टिकल 5 के अंदर बेसिकली इंडिया का सिटीजन बनने के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो डोमिसाइल का वे है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 6 की, तो आर्टिकल 6 बेसिकली स्टूडेंट्स बताता है कि जब हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस हमने अचीव की इंडिया ने,
तो कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करते हुए इंडिया के अंदर आए थे। तो उन लोगों ने अगर इंडिया के अंदर आने के बाद में अपने आप को रजिस्टर किया है कि हम पाकिस्तान से माइग्रेट करते हुए इंडिया के लिए आए हैं, तो उन लोगों को सिटीजनशिप जो ग्रांट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 6 के अंदर बताया गया है कि जो पाकिस्तान से इंडिया के लिए आए हैं उन लोगों को सिटीजनशिप किस तरीके से ग्रांट की जाएगी उसके बारे में आर्टिकल 6 के अंदर बात की गई है। तो आर्टिकल 5 किसके बारे में बताता है कि नेचुरल वे में अगर आप बर्थ के थ्रू यहाँ सिटीजन बनते हो या डिसेंट के थ्रू सिटीजन बनते हो, डोमिसाइल वे में जो सिटीजनशिप को आपको ग्रांट करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिकल 5 के अंदर बात की गई है। आर्टिकल 6 के अंदर बात की गई है कि आप पार्टीशन के बाद में जो पाकिस्तान से इंडिया के लिए माइग्रेट किए हैं उन लोगों के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें आर्टिकल 7 की, तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडिया से माइग्रेट करते हुए पाकिस्तान के लिए चले गए थे, बट वहाँ जाने के बाद उन लोगों को लगा कि यहाँ पे इतना बेनिफिशियल नहीं है, इतने प्रिविलेज नहीं है, उस तरीके का स्टेट नहीं है कि सिटीज़न को काफ़ी सारे जो राइट्स हैं वो अवेलेबल हों। तो वो लोग फिर से वापस इंडिया के लिए माइग्रेट किए हैं। तो उन लोगों को बेसिकली जो प्रिविलेज है, जो इंडिया में जो सिटीजनशिप ग्रांट करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 6 के अंदर उनके बारे में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ से इंडिया से जो लोग पाकिस्तान के लिए माइग्रेट किए और फिर पाकिस्तान से वापस से इंडिया के लिए जो माइग्रेट किए हैं उन लोगों के बारे में जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से उनको इंडिया में सिटीजनशिप अप्लाई की जाएगी, किस तरीके से इंडिया में उनको अधिकार दिया जाएगा, उसके बारे में आर्टिकल 7 के अंदर बात की गई है। तो बेसिकली आपको आर्टिकल्स के बारे में लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल में किस तरीके से जो बातें हैं वो बताई गई हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 8 की, तो आर्टिकल 8 के अंदर बेसिकली बताया गया है कि आपको राइट है सिटीजनशिप का अगर आप इंडियन ओरिजिन से अगर आप बिलोंग करते हो और अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो। तो बेसिकली उन लोगों के बारे में बात की गई है कि आप इंडिया से बाहर रहते हो बट आप नेचुरल वे में इंडिया के एक सिटीजन हो, तो आपको बेसिकली वहाँ पे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक मिशन होगा उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो आर्टिकल 8 के अंदर बात की गई है कि ऐसे सिटीजनशिप की राइट की, ऐसे वो इंडियन ओरिजिन की जो पर्सन जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके बारे में जो बात है वो आर्टिकल 8 के अंदर की गई है। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओरिजिन की जो पर्सन है उनको सिटीजनशिप का जो राइट है वो किस तरीके से मिलेगा उसके बारे में आर्टिकल 8 में बात की गई है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 9 की, आर्टिकल 9 के अंदर बात की गई है कि अगर आप वॉलंटरी वे में किसी दूसरे कंट्री की अगर आप सिटीजनशिप को गेन करते हो, अगर आप किसी दूसरे कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको अक्वायर करते हो, तो आप नेचुरली वे में इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको आप यहाँ पे लॉस्ट कर दोगे, उसको आपको छोड़ दोगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उसके बारे में आर्टिकल 9 में बात की गई है कि इंडिया की जो सिटीजनशिप है उससे आप कैसे डिप्राइव किए जाओगे, कैसे आप ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन्स नहीं रहोगे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 9 में कि आप ऑटोमेटिकली अगर अक्वायर करते हो कोई दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप वॉलंटरी वे में, इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो आप यहाँ से उससे आपको लॉस्ट होना पड़ेगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप छोड़ने के, जो सिटीजनशिप को लॉस्ट करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके से आप इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो आप छोड़ सकते हो। अगर आप रिनंसिएट करते हो ऑटोमेटिकली आप अपनी इंडिया की जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ना चाहते हो, तो रिनंसिएशन एक कॉन्सेप्ट है। तो ये निमोनिक है RTD, अक्वायर करने का जो निमोनिक था वो ब्रांड था, उसके बारे में हमने बात की थी। बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ न्यू टेरिटरी है, अगर वो नेचुरलाइजेशन है एंड डिसेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने बात की। सिटीजनशिप लॉस्ट करने के 3 तरीके हैं RTD, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। अगर आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाती है, अगर आपको यहाँ पे डिप्राइव किया जाता है कि आप डिसलॉयल्टी शो किए हो कंट्री के लिए, हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो ये कुछ 3 तरीके हैं सिटीजनशिप छोड़ने के। रिनंसिएशन के अंदर आप ऑटोमेटिकली हमारी जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ के जाते हो, किसी दूसरे कंट्री की जो सिटीजनशिप है उसको वॉलंटरी वे में अक्वायर करते हो। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप अक्षय कुमार जो एक फिल्म हीरो हैं उनके बारे में आप देख सकते हो, बॉलीवुड के हीरो। तो अक्षय कुमार ने जो कनाडा की जो सिटीजनशिप अक्वायर की, उनके अक्वायर करने के साथ ही इंडिया की सिटीजनशिप उनके साथ जो में छूट चुकी है, तो इंडियन सिटीजन नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिटीजनशिप को लॉस्ट करने के 3 तरीके हैं।
रिनंशिएट करना, वॉलंटरी वे में रिनंशिएट कर देना, आपको टर्मिनेट किया गया है, टर्मिनेशन ऑफ वेब के थ्रू भी आप सिटीजनशिप को छोड़ सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे डिप्राइव किया जाता है कंट्री से, आपको डिसलॉयल्टी के वे के थ्रू यहाँ पे निकाला जाता है, देश निकाला दिया जाता है, तो आप इंडिया के सिटीजनशिप नहीं रहोगी आपकी यहाँ पे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्टिकल 10 की, तो आर्टिकल 10 के अंदर बात की गई है कि इंडिया की जो सिटीजनशिप आप अक्वायर करोगे, आप इंडिया के सिटीजन होते हो, तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है वो तो पार्लियामेंट को है, जो कम्प्लीटली जो पावर है वो पार्लियामेंट को है, जिसके बारे में आर्टिकल 11 के अंदर बात की गई है। आर्टिकल 10 के अंदर बात की गई है कि आपकी सिटीजनशिप, कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप की बात की गई है आर्टिकल 10 के अंदर। आर्टिकल 10 के अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट को किस तरीके से यहाँ पे पावर है, पार्लियामेंट कंटिन्यू इस तरीके के कानून बनाता है, उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हो तो आप कंटिन्यू इंडिया के यहाँ पे सिटीजन हो, उसके बारे में कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 10 के अंदर बात की गई है। स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली एनआरसी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर में है आसाम के अंदर, और वहाँ पे आर्टिकल 6A का एक प्रोविज़न है वो भी न्यूज़ के अंदर है कि आर्टिकल 6A के थ्रू किस तरीके से वहाँ पे कुछ सिटीजन्स, कुछ लोग हैं जिनको इंडियन सिटीजन के बारे में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 6A के अंदर। अभी इसकी वैलिडेशन या एग्जामिनेशन से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो डिलीवर नहीं हुआ है आर्टिकल 6A के थ्रू। बेसिकली अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो तो आपको यहाँ पे डील किया जाता है, जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल एक्ट है उसके थ्रू आपको यहाँ पे डील किया जाता है। इस ट्रिब्यूनल के अंदर आपको इंडिया की जो सिटीजनशिप है, जो यहाँ पे क्राइटेरिया हैं, उसको प्रूव करना होता है, और प्रूव करने के बाद आपको यहाँ पे इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। अगर आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए किसी भी कॉन्सेप्ट के थ्रू, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन, या कोई भी वे है जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए, तो आपको फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा एक इलीगल सिटीजन के रूप में, इलीगल माइग्रेंट के रूप में यहाँ पे डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली फॉरेन ट्रिब्यूनल एक्ट 1946 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो। अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 11 की, तो आर्टिकल 11 के अंदर स्टूडेंट्स बात की गई है कि आप इंडिया के सिटीजन तो हो, पर ये जो सिटीजनशिप के जो क्राइटेरिया हैं, जो क्वालिफिकेशन हैं, ये किसके पास पावर है, कौन यहाँ पे डिसाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सिटीजनशिप बेसिकली यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, और यहाँ पे जो कम्प्लीटली पावर है सिटीजनशिप को डिफाइन करने की, कंटिन्यू करने की, वो पावर यहाँ पे बेसिकली पार्लियामेंट को दी गई है। क्योंकि सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बता दिया गया है कि पार्लियामेंट को अल्टीमेट पावर है सिटीजनशिप को डिफाइन करने की। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा कि क्या आपको पावर है या पार्लियामेंट को पावर है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट को कम्प्लीटली पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन को सिटीजनशिप से रिगार्डिंग यहाँ पे कम्प्लीटली इसको डिटेल वे में डिफाइन नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सिटीजनशिप को, जो नागरिकता का अधिकार है, उसको नहीं डिफाइन किया गया है, वो पावर दी गई है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा। तो आपको डिफरेंट जो एक्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारे 1955 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में इसमें चार बार इसमें के अंदर अमेंड किया गया है 1955 के अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में जो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था पिछले लास्ट 2-3 ईयर से, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बात ये की गई है कि हमारे जो नाइबर कंट्री हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, उन कंट्रीज़ में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा और जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, वो अगर इंडिया के लिए माइग्रेट करती हैं तो उनको यहाँ पे इंडिया का जो सिटीज़न है वो मान लिया जाएगा। और जो नेचुरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें 12 ईयर्स लिखे हुए हैं कि अगर आप 12 साल तक इंडिया में रहते हो, तो इसको रिड्यूस करके 6 ईयर किया गया है कि अगर आप 6 ईयर तक इंडिया में रहोगे तो आपको यहाँ पे इंडिया का जो सिटीजन है वो मान लिया जाएगा। अब इसका यहाँ पे अगर हम बात करें कि विरोध क्यों था, काफ़ी सारा जो कंट्रोवर्शियल जो इश्यू है वो क्यों बनाया गया, स्टूडेंट्स कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे विरोध कर रही थी वो ये कर रही थी कि रिलीजन के बेसिस पे पहली बार सिटीजनशिप है वो ग्रांट की गई है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो सिटीजनशिप को अक्वायर करने के या गेन करने के जो तरीके हैं वो 5 हैं। बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है,
एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है, एंड अगर आप डिसेंट के वे में, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स इंडिया में बोर्न हुए हैं, तो आप एज ए डिसेंट के रूप में भी इंडिया का जो सिटीजन है वो बनने का जो अधिकार है वो आप रखते हो। तो पहली बार रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट करने की कोशिश की गई है। इस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था काफ़ी, और कंट्रोवर्शियल इसके टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम ना डिस्कस करते हुए, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल 5 to 11 है जिसके अंदर सिटीजनशिप की बात की गई है, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि सिटीजनशिप किस तरीके से एक्वायर करनी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, तो कम्प्लीटली जो पावर है वो पार्लियामेंट को है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आपको काफ़ी सारे जो प्रिविलेज हैं वो आपको पार्ट 3 के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि आपको आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 16 जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो अगर आप सिटीजन हैं तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो वो प्रिविलेज की बात की गई है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। तो स्टूडेंट्स ये सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल 5 to 11 के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आप कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।